हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अमन यूट्यूब चैनल फैजान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 10 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में हमने ऊपर के सभी टॉपिक्स जैसे कि अंग्रेजी शासन की शुरुआत, कर व्यवस्था, इस्तिमरारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद बंगाल और अंग्रेजी शासन, जमींदार और जोतदार, तो इनके बारे में हम इसके पहले पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत, ईस्ट इंडिया कंपनी और पांचवी रिपोर्ट, पहाड़ी लोग, बुकानन, संथाल, रैयतवाड़ी व्यवस्था और दक्कन दंगा, तो इन सभी टॉपिक्स की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, यानी कि इसके सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जा करके उसे वहां देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत इंग्लैंड में की गई थी, तो 1600 ईस्वी में। कब? तो 1600 ईस्वी में। 1760 के दशक के बाद जब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने शासन को स्थापित किया, तभी से इंग्लैंड की व्यवस्था द्वारा यानी कि सरकार द्वारा उस पर नज़र रखी जा रही थी। तो 1760 के दशक के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने शासन की शुरुआत की, तो तभी से जो ब्रिटेन की जो शासक थे यानी कि शासन व्यवस्था थी वहाँ की, वो किस पर नज़र रख रही थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नज़र रख रही थी। उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की एकमात्र कंपनी थी जो भारत और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। इसी वजह से इंग्लैंड के कई व्यापारी वर्गों ने इनका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि वह भी भारत और चीन में आकर व्यापार करना चाहते थे। तो इंग्लैंड की जो अन्य कंपनियां थी या फिर यूरोप की भी जो अन्य कंपनी थी, उन्होंने किसका विरोध किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया कि भारत से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर रही है, जबकि हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना किसने की? तो कई राजनीतिक समूहों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बंगाल पर हुई विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है। इंग्लैंड को पर्याप्त मात्रा में कर यानी कि टैक्स नहीं दिया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार और अधिकारियों का लालच बढ़ता जा रहा है। कंपनी बंगाल में अव्यवस्थित रूप से शासन कर रही है, यानी कि व्यवस्थित रूप यानी कि सही तरीके से शासन नहीं कर रही है। इन्हीं सब आलोचनाओं के समर्थन में ब्रिटेन के संसद के अंदर कई रिपोर्ट पेश की गई। इन रिपोर्टों में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और कार्यों की जानकारी थी। इन रिपोर्टों में सबसे महत्वपूर्ण थी पांचवी रिपोर्ट। तो इन्हीं सब आलोचनाओं के बारे में ब्रिटेन की जो संसद थी यानी कि पार्लियामेंट थी, उसमें रिपोर्ट को पेश की गई, और उसमें सबसे प्रमुख जो रिपोर्ट थी वो थी पांचवी रिपोर्ट। तो देखते हैं ज़रा कि पांचवी रिपोर्ट क्या थी। तो यह 1002 पन्नों की एक रिपोर्ट थी। इसमें ज़मींदारों और किसानों की अर्जियां शामिल थी यानी कि उनकी बेबसी के बारे में चर्चा की गई थी, जिनमें उन्होंने कर माफ़ी की अपील की थी। इसमें ज़मींदारों और किसानों की अर्जियां शामिल थी, जिनमें उन्होंने कर माफ़ी यानी कि टैक्स माफ़ी की अपील की थी। इसमें अलग अलग जिलों के कलेक्टर की रिपोर्ट भी शामिल थी। साथ ही साथ इसमें राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित जानकारी भी थी। इसमें जमींदारी के नीलाम होने और जमींदारों द्वारा अपने संपत्तियों को जमीन के नीलाम होने और जमींदारों द्वारा अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए अपनाए जाने वाले नए नए हथकंडों का भी वर्णन था। जिस तरह से जैसे कि किसी भी जमींदार का जब जमीन नीलाम होता था, तो वो ज़्यादातर जो है उस जमीन को राजा या जमींदार के जो लोग होते थे वही खरीद लेते थे, यानी कि ज़्यादातर जमीन नीलामी फर्जी होती थी, या फिर राजा द्वारा अपने ज़मीन को स्त्रियों की संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया जाता था, जिससे कि उनकी संपत्ति बच जाती थी। तो इन सभी के बारे में जो वर्णन किया गया था वो पांचवी रिपोर्ट में किया गया था, जो कि ब्रिटेन के संसद में पेश किया गया था। तो पांचवी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ब्रिटेन के संसद में क्या हुआ? तो पांचवी रिपोर्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इन सभी रिपोर्टों में ब्रिटेन की संसद पर गंभीर बहस की गई। इन रिपोर्टों के आधार पर 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कंपनी के प्रशासन से संबंधित कई अधिनियम कानून बनाए गए। कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए समितियां बनाई गई यानी कि संगठन बनाए गए। भारत में प्रशासन से संबंधित रिपोर्टों को भेजने के लिए कंपनी को मजबूर किया गया कि आप किस तरह से शासन करते हैं। कंपनी को कहा किसने? तो ब्रिटेन ने कहा, यानी कि वहाँ की शासन व्यवस्था ने कहा
किसे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को आप किस तरह से भारत में शासन करते हैं उसकी रिपोर्ट हमें दीजिए। अगला है पहाड़ी लोग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान बंगाल में स्थित राजमहल की पहाड़ियों पर पहाड़ी लोग रहा करते थे। यह लोग जंगलों में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, यानी कि अच्छे तरीके से ये जंगल से जुड़े हुए थे। यह इमली के पेड़ों के बीच बनी झोपड़ियों में रहते थे और पूरे जंगल को अपनी निजी भूमि मानते थे, यानी कि पूरे जंगल की ज़मीन को अपनी ज़मीन मानते थे। निजी भूमि का अर्थ यही हुआ कि पूरे जंगल के ज़मीन को ये अपनी ज़मीन मानते थे, यानी कि निजी भूमि मानते थे। जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यानी कि जीवन जीने के लिए इनके द्वारा झूम की खेती की जाती थी। तो झूम की खेती क्या होती थी, जिसमें यह जंगल में स्थित झाड़ियों यहाँ पर झाड़ियों को काट कर जमीन को साफ कर लेते थे और फिर उनमें कुदाल की मदद से जमीन को खोद कर यानी कि जुताई करके वहाँ पर खेती किया करते थे। यह मुख्य रूप से ज्वार बाजरा और दाल उगाते थे और जब तक ज़मीन उपजाऊ रहती थी उस पर खेती की जाती थी। उसके बाद यह जगह बदलकर अन्य ज़मीन पर भी इसी तरह से खेती किया करते थे। तो झूम की खेती को यदि हम सिंपली समझें तो आदिवासी लोग जो रहते थे, यानी कि पहाड़ी लोग, वो क्या करते थे कि जंगल के किसी जगह को साफ कर लेते थे, झाड़ियों को, और वहाँ पर खेती किया करते थे। और जब 2-3 साल तक खेती करने के बाद जब इसकी उर्वर क्षमता खत्म हो जाती थी तो वो दूसरी जगह को साफ करके खेती करते थे। तो इसी को क्या कहा गया, झूम की खेती, या फिर इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता था। यह बाहरी लोगों के जंगल में प्रवेश का विरोध किया करते थे। कौन, तो पहाड़ी लोग। और किसी भी बाहरी व्यक्ति को जंगल में प्रवेश करने पर उसे लूटकर भगा दिया करते थे। इन सभी का एक मुखिया होता था, यानी कि पहाड़ी लोगों का, जो समूह में एकता बनाए रखने का काम करता था। इन पहाड़ी लोगों और मैदानी लोगों में लड़ाई होने पर मुखिया अपनी जनजाति का नेतृत्व किया करता था। यह अक्सर मैदानी इलाकों पर आक्रमण किया करते थे। यह आक्रमण खाद्यान्न यानी कि खाने, पशुओं और अपनी ताकत को दिखाने के लिए किए जाते थे। मैदानी इलाकों में रहने वाले जमींदारों को शांति बनाए रखने के लिए इन पहाड़ी जनजातियों के मुखिया को कर यानी कि टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार यदि कोई व्यापारी पहाड़ से गुजरता था, यानी कि पहाड़ के क्षेत्र से गुजरता था, तो उसे भी इन पहाड़ी जनजातियों के मुखिया को कर देना पड़ता था, यानी कि टैक्स देना पड़ता था, ताकि यह जनजाति उस पर हमला न करे। तो पहाड़ी लोग और अंग्रेज, तो इन पहाड़ी लोगों के अंदर अंग्रेज़ों ने कुछ खास दिलचस्पी देखी। तो क्या दिलचस्पी देखी कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अंग्रेज़ों ने जंगल की कटाई को प्रोत्साहित किया। इस कटाई के कारण खेती करने योग्य भूमि में वृद्धि हुई, जिससे अंग्रेज़ों को अधिक राजस्व मिल पाता। भूमि में वृद्धि होती जिससे अंग्रेज़ों को अधिक राजस्व मिल जाता। तो इन्होंने 18वीं शताब्दी में जो जंगल थे या पेड़ थे उसे काटने के लिए प्रोत्साहित किया। जंगल में रहने वाले लोगों को अंग्रेज असभ्य और उपद्रवी मानते थे। उन्होंने इन लोगों को नियंत्रण में करके सभ्य बनाने और खेती के काम में लगाने का निर्णय किया। तो अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि जो पहाड़ी लोग हैं वो इन जंगलों को साफ करके खेती करें, जिससे कि अंग्रेज़ों को अधिक राजस्व यानी कि टैक्स मिल सके। अगर पहाड़ी लोग खेती करते तो इससे ये होता कि इससे खेती के कार्य में वृद्धि होती और अंग्रेज़ों को अधिक कर यानी कि टैक्स मिल पाता। धीरे धीरे जंगलों का सफाया किया जाने लगा और इन क्षेत्रों में कृषि बढ़ने लगी। इन सभी वजहों से पहाड़ी लोगों को ऐसा लगा कि मैदानी क्षेत्र के लोग उनके जंगलों पर कब्जा करना चाहते हैं, यानी कि अंग्रेज़ जब जंगलों को काटने लगे तो जो पहाड़ी लोग थे वो नाराज़ होने लगे। किनसे, तो मैदानी लोगों से, और उन्हें मारना चाहते हैं। इस वजह से किन्हें मारना चाहते हैं, तो पहाड़ी लोगों को मारना चाहते हैं। कौन, तो जो मैदानी के लोग हैं। इस वजह से पहाड़ी लोगों ने मैदानी लोगों पर ज़्यादा हमले करने शुरू कर दिया। इन आक्रमणों को रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने 1770 के दशक में पहाड़ी लोगों को मारने की क्रूर नीति अपनाई, परंतु यह पूरी तरह से असफल रही। सन 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्त्य क्लीवलैंड ने शांति की एक नीति प्रस्तावित की। इस नीति के अनुसार पहाड़ी मुखिया को हर वर्ष भत्ता दिया जाता था ताकि वह मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण न करे, यानी कि उसे हर वर्ष वेतन या कुछ भत्ता दिया जाता था जिससे कि वो मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण न करे और शांति बनाए रखे। परंतु बहुत से मुखियाओं ने यह भत्ता लेने से मना कर दिया और जिन्होंने यह भत्ता लिया उन्हें
उनके क्षेत्र के निवासियों द्वारा मुखिया के पद से हटा दिया गया। अब अगला टॉपिक है बुकनन और राजमहल की पहाड़ियाँ। तो बुकनन कौन था? तो बुकनन एक अंग्रेज अधिकारी था। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, तो 19वीं शताब्दी यानी कि 1800 के बाद का साल जो है वो 19वीं शताब्दी कहलाता है। तो सन 1810 में, कब? तो 1810 में। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में लगभग 1810 में बुकनन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। बुकनन एक अंग्रेज अधिकारी था। उसने लिखा कि यह क्षेत्र खतरनाक क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र? तो राजमहल की पहाड़ी का जो क्षेत्र था वो एक खतरनाक क्षेत्र था, जहां बहुत ही कम यात्री आने की हिम्मत कर सकते थे। उनके अनुसार, यानी बुकनन के अनुसार, पहाड़ियों के निवासियों का व्यवहार शत्रुतापूर्ण रहता था और यह बाहरी अधिकारियों से बात करने को तैयार नहीं थे। वे अंग्रेजों को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते थे जो जंगलों को नष्ट करके पहाड़ी लोगों के जीवन जीने के तरीके को बदलना चाहते थे। उसके बाद है संथाल। तो संथाल कौन लोग थे? तो पहाड़ी समुदायों को सभ्य बनाने और कृषि के लिए प्रेरित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा किए गए किसी भी प्रयास का कोई लाभ नहीं हुआ। तो उन्होंने पहले पहाड़ी लोगों को प्रयास किया कि उन्हें सभ्य बनाकर उन्हें कृषि करने के लिए उत्प्रेरित किया जाए, लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो गए। अब अंग्रेजों को ऐसी लोगों की ज़रूरत थी जो जंगलों को साफ करके बनाए गए क्षेत्रों में रह सके और खेती कर सके। इस दौर में अंग्रेजों का ध्यान संथाल समुदाय की ओर गया। सन 1780 के दशक के आसपास संथाल बंगाल में आने लगे थे। उस दौर में जमींदारों द्वारा उन्हें खेती करने के लिए भाड़े पर रखा जाता था। किन्हें? तो संथालों को। अंग्रेजों द्वारा इन्हें पहाड़ी इलाकों में बसाया गया ताकि यह कृषि करके अंग्रेजी राजस्व में वृद्धि कर सके। अंग्रेजी सरकार ने संथालों को ज़मीन देकर राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया। यानी कि जो पहाड़ी थी उसके नीचे का जो क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र, वहाँ किन्हें? तो संथालों को बसने के लिए प्रेरित किया, यानी कि तैयार किया। यहाँ पर जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से को संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया और इस इलाके को दामनी इको नाम दिया गया। यानी कि एक भूभाग बना दिया गया जिसमें कौन रह सकते हैं? सिर्फ संथाली ही रह सकते हैं। और इस इलाके को, यानी कि इसकी सीमा को क्या कह दिया गया? दामनी इको कह दिया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि दामनी इको क्या था? तो दामनी इको भूभाग था जिस पर कौन लोग रहते थे? तो केवल संथाल लोग ही रहा करते थे। तो इस क्षेत्र के चारों ओर सीमाएं बनाई गईं और नक्शा तैयार किया गया। इस क्षेत्र में आने के बाद संथालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। संथालों के गांवों की संख्या 1830 में लगभग 40 के आसपास थी, जो 1851 में बढ़कर 1473 तक पहुंच गई और इसी दौर में जनसंख्या 3000 से बढ़कर 82,000 से अधिक हो गई। संथालों के आने की वजह से पहाड़ी लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। इनकी वजह से इन्हें जंगलों में और अंदर जाना पड़ा, जहाँ पर उपजाऊ जमीन का अभाव था। शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ संथालों का जीवन पहले से बेहतर हो गया। अब वह खानाबदोश की जगह एक अस्थायी खेती करने वाले किसान के रूप में रहने लगे थे। धीरे धीरे बाजार के लिए वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे। कौन? तो संथाल लोग। वाणिज्यिक का अर्थ होता है व्यापारिक, यानी कि जो मंडिया में बेची जाती थी। तो उन सब फसलों की भी खेती करने लगे संथाल लोग और व्यापारियों और साहूकारों के साथ लेन देन भी करने लगे। इसी दौर में अंग्रेजी शासन द्वारा कर में वृद्धि, यानी कि टैक्स में वृद्धि की गई और साहूकार भी ब्याज की ऊंची दर वसूलने लगे। ऐसी स्थिति को देखते हुए संथालों ने 1850 के दशक में, यानी कि 1855 से 56 के दौरान 56 में जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध कर दिया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाल परगना नामक क्षेत्र का निर्माण किया गया। तो यह विद्रोह जो संथालों ने किया था वो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में किया था। तो सिद्धू और कान्हू जो थे वो संथाल समुदाय के नेता थे। उसके बाद फिर है कि यहाँ पर नोट एक टॉपिक है कि कुदाल को जो है पहाड़ी लोगों को और हल को संथालों का प्रतीक माना जाता है। तो कुदाल जो है वो पहाड़ी लोगों का और हल संथालों का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि पहाड़ी लोग कुदाल से ज़मीन को खोदकर खेती करते थे। तो पहाड़ी पर जब तक कुदाल न मारा जाए तब तक वो नहीं टूट सकता, जबकि संथालों द्वारा खेती के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इन्हें राजमहल की तलहटी में बसाया गया था जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन था और संथालों को जो है पहाड़ी लोगों का जो है वो जंगल के और अंदर भेज दिया गया जहाँ पर उपजाऊ जमीन का अभाव था। तो इसलिए जो कुदाल है वो पहाड़ी लोगों का प्रतीक और जबकि हल है जो वो संथालों का प्रतीक माना गया है। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था।
तो अंग्रेजी प्रशासन द्वारा 1820 में दक्षिण पश्चिम भारत के दक्कन वाले क्षेत्रों में रैयतवाड़ी कर व्यवस्था लागू किया गया। इस कर व्यवस्था में किसानों पर बहुत अधिक मात्रा में कर यानी कि टैक्स लगाए गए, जिनको चुका पाना किसानों के लिए बहुत मुश्किल था। कई बार कर चुकाने के लिए किसानों द्वारा साहूकारों से ब्याज पर उधार लिया जाता था, जिस वजह से वह कर्ज और कर तले दबे जा रहे थे। तो कर चुकाने के लिए जो किसान लोग थे यानी कि रैयत लोग थे, वो क्या करते थे कि साहूकार से कर्ज लेते थे ताकि वो अंग्रेजों को कर यानी कि टैक्स दे सके। लेकिन धीरे धीरे कर्ज का बोझ और कर का बोझ दोनों बढ़ता गया और जमींदार दोनों तले दबते गए। इसी दौर में आगे जाकर क्षेत्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जहां लागू था दक्षिण पश्चिम में, वहां बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिस वजह से कृषि उत्पादन में कमी आई। पर अंग्रेजी शासन द्वारा कर में कमी नहीं की गई, यानी कि उन्हें टैक्स चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस वजह से किसानों की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। आगे कपास की खेती। तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कपास की खेती होती थी। तो सन 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुई, यानी गृह युद्ध उसे कहा जाता है जब किसी देश में लोग अपने ही में धर्म या फिर जाति को लेकर के युद्ध कर लेते हैं, तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। तो 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हुई, जिस वजह से इंग्लैंड और अमेरिका के बीच होने वाला कपास का व्यापार लगभग बंद हो गया। तो ज़्यादातर जो इंग्लैंड था वो अमेरिका से ही कपास का व्यापार करता था, लेकिन गृह युद्ध होने की वजह से जो कपास का व्यापार था वो बंद हो गया। तो इस दौर में भारत के दक्कन के क्षेत्र में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। किसानों ने साहूकारों से कर्ज लिया और मन लगाकर कपास की खेती की। इस दौर में किसानों की स्थिति में कुछ सुधार आया, परंतु अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति के साथ ही किसानों की स्थिति पहले से भी बुरी हो गई। तो जब अमेरिका में गृह युद्ध जब समाप्त हुआ, तो उसके बाद फिर से इंग्लैंड जो है अमेरिका से कपास का आयात करने लगा। अब उनके सर पर वह कर्ज था जो उन्होंने कपास की खेती के लिए किया था, परंतु कपास की मांग लगभग ना के बराबर हो चुकी थी। इन्हीं सब समस्याओं के कारण दक्कन दंगे की शुरुआत हुई। देखते हैं दक्कन दंगा क्या है। तो 12 मई 1875 को किसानों ने विद्रोह की शुरुआत की। यह विद्रोह साहूकारों और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुई, क्योंकि किसान जो थे वो खेती करने के लिए साहूकार से कर्ज लेते थे और अंग्रेजी शासन को कर दिया करते थे। लेकिन अकाल होने के कारण यानी कि सूखा पड़ने के कारण खेती में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन इन लोगों द्वारा कर्ज और कर की माफ़ी कर की मांग उसी तरह से की जा रही थी जैसे पहले की जाती थी। तो इसकी शुरुआत पुणे में स्थित एक सूपा से हुई। तो पुणे जो एक शहर है आज, वहाँ पास एक जगह है सूपा। तो दक्कन दंगे की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पुणे में स्थित एक जगह सूपा से हुई। इस विद्रोह में बहुत सारे साहूकारों को मारा गया, उनके खेतों को जला दिया गया और माल गोदामों को लूट लिया गया। यह उस दौर के सबसे बड़े दंगों में से एक रहा। कई साहूकारों की जान इस दंगे के दौरान चली गई और बड़ी मात्रा में संपत्ति का नुकसान हुआ। तो सन 1878 में इस दंगे की जो चर्चा ब्रिटेन के संसद में की गई थी, यानी कि इसका रिपोर्ट पेश किया गया था। तो ये था आज का वीडियो। आई एम श्योर कि सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।